एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अध्याय 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की एक उपशाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक अणुओं एवं यौगिकों के संश्लेषण, संरचना, गुणधर्म, पारस्परिक क्रियाओं और अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में कार्बनिक रसायन का अध्ययन क्षेत्र सजीवों के द्वारा उत्पन्न जैविक पदार्थों तक सीमित था, ऑर्गेनिक मैटर तक सीमित था, लेकिन मानव के द्वारा अनेक कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के बाद इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक हुआ। इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स, बहुलकों, रेशों, पेट्रो रसायनों, औषधियों, विस्फोटकों आदि पदार्थों का अध्ययन सम्मिलित है। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण क्या क्या है? तो ये विशिष्ट रंग और गंध के होते हैं, सामान्यतः ये वाष्पशील होते हैं, जटिल रासायनिक संरचना होती है, निम्न क्वथनांक और गलनांक होता है, कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं और मंद एवं जटिल इनकी अभिक्रियाएं होती है। याद रखिएगा। इसके बाद है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सामान्यतः वे सभी रासायनिक यौगिक जिनमें कार्बन तत्व की उपस्थिति होती है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। इस कारण कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। अपवाद स्वरूप याद रखिएगा, कार्बन युक्त कुछ यौगिकों को कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धातुओं के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आदि। कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी कार्बनिक यौगिकों को उनमें निहित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट के आधार पर दो वर्गों में और उनके उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अचक्रीय या खुली श्रृंखला यौगिक, दूसरा है चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। अचक्रीय या खुली श्रृंखला यौगिक को दो उपवर्ग में विभाजित किया गया, सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक को दो उपवर्ग में विभाजित किया गया, समचक्रीय या कार्बन चक्रीय और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय या कार्बन चक्रीय यौगिक को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बेंजीनाइड यौगिक और गैर बेंजीनाइड यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। चक्रीय या खुली श्रृंखला यौगिक, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर खुली श्रृंखला संरचना में जुड़े होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, अचक्रीय या खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। खुली श्रृंखला दो प्रकार की हो सकती है, सीधी श्रृंखला तथा शाखित श्रृंखला। सीधी श्रृंखला क्या है? तो इस प्रकार की श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक रेखीय संरचना से जुड़े होते हैं, जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये एक श्रृंखला से, एक रेखीय संरचना से जुड़े हुए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे एथेन जो है C2H6 है, प्रोपेन C3H8 है। ये सभी जो है एक रेखीय कार्बन परमाणु के एक रेखीय संरचना से ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद शाखित श्रृंखला क्या है? शाखित यानी शाखा, ठीक है, शाखा। इस प्रकार के श्रृंखला में कार्बन परमाणु परस्पर शाखाओं के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन ये जो है शाखाओं के रूप में जुड़े हुए हैं, ये डबल बॉन्ड से और इधर सिंगल बॉन्ड से। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर या अन्य परमाणुओं के साथ एक घेरे जैसी संरचना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, पायरोल आदि। ठीक है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़कर ये बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे साइक्लो जो प्रोपेन है C3H6, आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को, और पायरोल जो है C4H5N, इसके भी जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा।
चक्रीय या बंद श्रृंखला में सम्मिलित तत्वों के आधार पर इन यौगिकों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है सम चक्रीय या कार्बन चक्रीय यौगिक और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो सम चक्रीय या कार्बन चक्रीय यौगिक, दूसरा क्या है बताइए, तो विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, इन दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला जो सम चक्रीय या कार्बन चक्रीय यौगिक है, किसे कहते हैं, तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें चक्रीय श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के मध्य होता है। सम चक्रीय या, याद रखिएगा, सम चक्रीय या कार्बन चक्रीय यौगिक जो है कहलाता है। सम चक्रीय यौगिकों को दो उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, तो एरोमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एरोमा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की क्या होती है, सुगंध होती है, जैसे बेंजीन, फिनोल, एनिलीन आदि, ये सभी एरोमेटिक यौगिक हैं। इनमें विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है। बेंजीन को प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक माना जाता है। इसके एक अणु में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सभी कार्बन परमाणु परस्पर एक षष्ठकोणीय वलय में एकल और द्विबंध, सिंगल और डबल बॉन्ड के द्वारा संयोजित रहते हैं। इस व्यवस्था को बेंजीन वलय या कार्बन वलय कहा जाता है। तो यहां पे आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, बेंजीन C6N6। ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन वलय और स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों के दो उपवर्ग होते हैं, बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक और गैर बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक क्या है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी आणविक संरचना में एक या एक से अधिक बेंजीन वलय या उसके अन्य यौगिक उपस्थित हो तो उन्हें बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। यौगिक में उपस्थित बेंजीन की संख्या के आधार पर इन्हें एक चक्रीय, द्विचक्रीय या त्रिचक्रीय यौगिकों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रोसिन और फेनेंथ्रीन आदि। इनके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा। सूत्र क्या है, नेफ्थलीन का C10H8, फेनेंथ्रीन का C14H10। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरी जो है ना, इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है गैर बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, गैर बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन वलयों की उपस्थिति होती है। किसकी, कार्बन वलयों की, कार्बन रिंग्स की उपस्थिति होती है, परंतु वे बेंजीन वलयों से भिन्न होते हैं। जैसे एजुलिन C10H8, एजुलिन का सूत्र क्या है, C10H8। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। प्रोपोलोन C7H6O2, स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है याद रखिएगा। एलिसाइक्लिक यौगिक, देखिए यह कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा उपवर्ग है जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना से जुड़े होते हैं, परंतु इन यौगिकों में एरोमेटिक गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। तो एरोमेटिक गुणधर्म नहीं पाया जाता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आदि एलिसाइक्लिक यौगिकों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है आप देख सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन का सूत्र होता है C3H6, ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन C4H8। विषम चक्रीय यौगिक क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी आणविक संरचना में कार्बन वलय में, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी आणविक संरचना में कार्बन वलय में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक विषम परमाणु या कोई अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन आदि उपस्थित हो तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। कार्बन वलय में कार्बन का अतिरिक्त एक या एक से अधिक, ठीक है, कोई अन्य तत्व उपस्थित हो तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक क्या है, तो ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वलय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। तो एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वलय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन
टेट्राहाइड्रोथियोफिन और एथिलीन ऑक्साइड आदि। ठीक है, याद रखिएगा यहां पे जो इनके स्ट्रक्चर हैं, एथिलीन ऑक्साइड और टेट्राहाइड्रोथियोफिन। एथिलीन जो ऑक्साइड है इसका सूत्र C2H4O होता है और टेट्राहाइड्रोथियोफिन का C4H8S होता है। बी है यानी दूसरा जो है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। इसका जो याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है या किसे कहते हैं, ऐसे एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त जो एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक है, ऐसे एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन का अतिरिक्त किसी अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित होते हैं, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, जैसे फ्यूरॉन, थियोफिन, पिरिडीन, ऑक्साजिन और पायरोल आदि। ठीक है, तो फ्यूरॉन C4H4O, पिरिडीन C5H5N स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। थियोफिन, पायरोल का भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा, प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए फंक्शनल जो ग्रुप्स हैं, किसी कार्बनिक यौगिक की आणविक संरचना में विशिष्ट व्यवस्था में जुड़े हुए परमाणुओं का वह समूह है जो उस यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, किसी कार्बनिक यौगिक की आणविक संरचना में विशिष्ट व्यवस्था में जुड़े हुए परमाणुओं का समूह है जो उस यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। देखिए समान प्रक्रियात्मक समूह समान रासायनिक अभिक्रियाओं में एक ही प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनके रासायनिक व्यवहार पर इस तथ्य का प्रभाव नहीं पड़ता है कि वे किस यौगिक का भाग है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में प्रक्रियात्मक समूहों का विशेष महत्व होता है। यौगिकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह उसके रासायनिक नामकरण का आधार बनाता है या बनता है। देखिए कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख वर्ग, प्रक्रियात्मक समूह, संरचना, सूत्र, पूर्व लगन एवं अनुलगन, इन सभी का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे बॉक्स में जो है दिया गया है पूरा टेबल में। तो आप जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। मैं फिलहाल में इसको स्किप कर रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूं। इसके बाद है सजातीय श्रेणी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक यौगिक में एक समान प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स उपस्थित हो, उसे कार्बनिक यौगिकों की सजातीय या समजातीय श्रेणी कहा जाता है। सजातीय श्रेणियों के यौगिकों को सजात या समजात कहा जाता है। एक समान प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होने के कारण सजातीय, ठीक है, सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये सभी यौगिक उनमें उपस्थित मेथिलीन समूह की यानी CH2 की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी सजातीय श्रेणी के जो सजातीय श्रेणी होते हैं, तो किसी सजातीय श्रेणी के क्रमागत यौगिकों के अणु सूत्रों में CH2 इकाई का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य यौगिकों के एक सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, जिसके उदाहरण जो है निम्नवत हैं। यहां पे आप देख सकते हैं प्रमुख सजातीय श्रेणियां। देखिए एल्केन सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कीन का जो सूत्र होता है याद रखिएगा क्या होता है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। सजात क्या है? तो एथिलीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है आदि है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए कभी कभार सूत्र पूछा जाता है तो सूत्र को याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तीन सबसे ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, और हेलो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+1x। इस तरह से जो है देख सकते हैं। ईथर का होता है CnH2n+2O होता है, और एल्डिहाइड का CnH2H2NO होता है।
एस्टर का जो होता है CnH2nO2 होता है, कीटोन का CnH2nO या CnH2n+1 अंडर 2CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का CnH2nO2 होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, इनके सूत्र कई बार पूछे गए हैं। देखिए समावयवता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समावयवता, समावयवता एक विशिष्ट स्थिति या घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं भिन्न होते हैं। इन यौगिकों के आणविक संगठन में सम्मिलित तत्वों और उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है, परंतु उनकी संयोजन व्यवस्था जो होता है, याद रखिएगा, भिन्न होता है। समावयवता का गुण प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को समावयव क्या कहा जाता है? समावयव कहा जाता है, समावयव। और एन ब्यूटेन यानी CnH10 और आइसोब्यूटेन C4H10 दो समावयव यौगिक हैं, ठीक है, आइसोमर्स। समावयवता के प्रकार क्या है? तो टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है। तो देखिए इसके दो प्रकार हैं समावयवता के, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के कुछ रूप हैं। पहला श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, और क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता। त्रिविम समावयवता के भी रूप हैं, दो रूप हैं इनके, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए संरचनात्मक समावयवता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता में यौगिकों के अणुसूत्र एक समान होते हैं, परंतु उनमें परमाणुओं के परस्पर जुड़ने का जो क्रम होता है वो भिन्न होता है। संरचनात्मक समावयवता के तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला श्रृंखला समावयवता, जब समान अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखला का जो स्वरूप होता है भिन्न भिन्न होता है, तो इस स्थिति को श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। जैसे पेंटेन, आइसोपेंटेन, या दूसरा नेक्स्ट जो है नियोपेंटेन। इन तीनों यौगिकों को जो है रासायनिक सूत्र C5H12 से प्रदर्शित किया जाता है। इन यौगिकों की आणविक संरचना भिन्न भिन्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेंटेन का क्या है, ठीक है, आइसोपेंटेन का, नियोपेंटेन का, ठीक है। इनकी जो आणविक संरचना है वो डिफरेंट है। दूसरा है स्थिति समावयवता, यदि समावयव यौगिकों की आणविक संरचना में प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो इस स्थिति को या इसे स्थिति समावयवता कहा जाता है। जैसे जो अणुसूत्र है C3H8O, ठीक है, इनके दो स्थिति समावयव एल्कोहलिक यौगिक हैं। पहला एन प्रोपिल एल्कोहल, दूसरा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, आप देख सकते हैं। तीसरा है क्रियात्मक समूह समावयवता, यदि दो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों के प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो इसे क्रियात्मक समूह समावयवता कहा जाता है। जैसे अणुसूत्र जो है C3H6O कीटोन तथा एल्डिहाइड, कीटोन तथा एल्डिहाइड दोनों क्रियात्मक समूहों के यौगिक को दर्शाते हैं। जैसे प्रोपेनॉन और एसीटोनॉन, प्रोपेनॉन या एसीटोन। देखिए जो प्रोपेनॉन और एसीटोन है इनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है मध्यावयवता। मध्यावयवता, जब समावयवी यौगिकों के क्रियात्मक समूह के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्कलिक श्रृंखला उपस्थित हो, तो इसे मध्यावयवता कहा जाता है। जैसे अणुसूत्र जो है C4H10O दो मध्यावयवी यौगिक प्रदर्शित करता है, मेथॉक्सीप्रोपेन, और दूसरा जो है उदाहरण के तौर पे एथॉक्सी एथेन, ठीक है। सूत्र क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है त्रिविम समावयवता, वह स्थिति जब यौगिकों के अणुसूत्र एवं उनमें परमाणुओं के जुड़ने का क्रम दोनों ही समान हो, परंतु परमाणुओं की सापेक्ष स्थिति या त्रिविम स्थितियां, सापेक्ष स्थिति या त्रिविम स्थितियां जो है क्या है, त्रिविम स्थितियां भिन्न हो, तो यह स्थिति त्रिविम समावयवता कहलाती है। त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को त्रिविम समावयव कहा जाता है।
त्रिविम समावयवता के दो वर्ग हैं, इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या है? तो देखिए, परमाणुओं के मध्य द्विआबंध होने के कारण या वलय संरचना रिंग स्ट्रक्चर की उपस्थिति के कारण परमाणुओं का चक्रण प्रतिबंधित होता है, तो यह स्थिति ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। दूसरा है प्रकाशीय समावयवता। जब दो समावयव यौगिकों के अणु सूत्र और परमाणुओं का संयोजन क्रम समान हो परंतु उनकी प्रकाशिकीय क्रियाविधि ऑप्टिकल एक्टिविटी भिन्न हो, तो यह स्थिति प्रकाशीय समावयवता कहलाती है। हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स जो है ऐसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं के संयोग से हुआ है, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अणु प्राकृतिक रूप में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल आदि प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को अच्छा ईंधन फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण, देखिए, कार्बन परमाणुओं की संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो सहसंयोजी आबंधों के द्वारा 4 हाइड्रोजन या कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजित होकर विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है। क्या है? चतुर्संयोजी तत्व। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन श्रृंखला बनाने के क्रम में कार्बन परमाणु परस्पर 3 प्रकार से संयोजित हो सकते हैं, एकल आबंध के द्वारा, द्विआबंध के द्वारा या त्रिआबंध के द्वारा। तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन श्रृंखला, कार्बन चैन बनाने के क्रम में कार्बन परमाणु जो है परस्पर 3 प्रकार के या 3 प्रकार से संयोजित हो सकते हैं, एकल आबंध के द्वारा, द्विआबंध और त्रिआबंध के द्वारा। कार्बन कार्बन आबंधों की इसी प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो वर्गीकरण है, पहला है इसको कुछ क्या 3 वर्गों में जो है विभाजित कर दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो है इसको 2 वर्गों में, एल्केन और साइक्लोएल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी 2 वर्गों में, एल्कीन और एल्काइन के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें सभी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एल्केन और साइक्लोएल्केन। एल्केन क्या है? तो एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनके कार्बन परमाणु परस्पर संयोजित होकर खुली श्रृंखला, ओपन चेन का निर्माण करते हैं। एल्केन हाइड्रोकार्बन्स को सामान्य सूत्र CnH2n+2 से व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा, एल्केन का सूत्र कई बार पूछा गया है। मेथेन इस समूह का प्राथमिक सदस्य है। मेथेन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक अन्य एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण किया जा सकता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, तो मेथेन और एथेन, मेथेन जो है CH4 होता है, हाइड्रोजन परमाणु का CH3 के द्वारा विस्थापन जब होता है तो एथेन का निर्माण होता है। इसके बाद है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक बंध श्रृंखला या कार्बन वलय का निर्माण करते हैं। साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन्स को जो साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, इनके द्वारा जो है CnH2n के द्वारा व्यक्त किया जाता है। साइक्लोप्रोपेन इस समूह का प्राथमिक सदस्य है, C3H8। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है क्या होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, या ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें उपस्थित होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक
जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन कार्बन बंधों के प्रकार के आधार पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन, तो एल्कीन जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विआबंध उपस्थित हो। क्या? कम से कम एक द्विआबंध डबल बॉन्ड उपस्थित हो, एल्कीन कहलाते हैं। इस समूह को सामान्य सूत्र याद रखिएगा, CnH2n से प्रदर्शित किया जाता है। एथिलीन एल्कीन समूह का प्राथमिक यौगिक है और इसका उपयोग कृत्रिम रेशों, कागज, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC आदि के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में एथिलीन की प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद है एल्काइन। एल्काइन क्या है? तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिआबंध, क्या? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध उपस्थित हो, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन किसे कहते हैं? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, एल्काइन कहलाता है। एल्काइन समूह को सामान्य सूत्र CnH2n-2 CnH2n-2 से प्रदर्शित किया जाता है। एसिटिलीन या एथाइन इस समूह का प्राथमिक यौगिक है। इसका उपयोग उच्च ताप पर पदार्थों को काटने, उन्हें जोड़ने, बेंजीन और कपूर के निर्माण में, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक विशिष्ट सुगंध, क्या होता है? विशिष्ट सुगंध पाई जाती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन यौगिकों को एरीन भी कहा जाता है। एरीन, इस समूह के अधिकतर यौगिकों में बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें बेंजेनाइड कहा जाता है। जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन वलय नहीं पाए जाते हैं उन्हें गैर बेंजेनाइड कहा जाता है। बेंजीन, टोल्यूइन, नैफ्थलीन आदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रमुख उदाहरण हैं। तो बेंजीन, टोल्यूइन और नैफ्थलीन, इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। सूत्र क्या है? बेंजीन का C6H6, टोल्यूइन का C7H8, नैफ्थलीन का C10H8। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व उपस्थित होते हैं। ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें निम्नलिखित रासायनिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, ईथर और फिनॉल। ठीक है, एल्कोहल, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एल्कोहल क्या है? तो एल्कोहल कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग है जिसमें किसी एल्किल समूह के, किसका? एल्किल समूह के कार्बनिक परमाणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, -OH। याद रखिएगा, एल्कोहल यौगिकों को सामान्य सूत्र CnH2n+1OH से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र क्या है? CnH2n+1OH। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। एल्कोहल का जो वर्गीकरण है, इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर और हाइड्रोक्सिल समूह से प्रत्यक्षतः संबंध कार्बन परमाणुओं के आधार पर। एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर इसे तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल के जो प्रकार है, पहला है मोनोहाइड्रिक यौगिकों में एक OH समूह उपस्थित, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल। डाइहाइड्रिक के उदाहरण एथिलीन, ग्लाइकॉल। देखिए, यौगिकों में दो OH समूह की जो उपस्थिति होती है। और तीसरा है ट्राइहाइड्रिक, यौगिकों में तीन OH समूहों की उपस्थिति, जैसे ग्लिसरॉल। ठीक है, किसी एल्कोहल यौगिक की परमाणुविक संरचना में कितने परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं, इस आधार पर एल्कोहल यौगिकों को पुनः तीन वर्गों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित। पहला है प्राथमिक एल्कोहल।
इनमें हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु केवल एक एल्किल समूह से प्रत्यक्षतः जुड़ा होता है। द्वितीय अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु दो एल्किल समूह CH3 से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ होता है। तृतीय अल्कोहल जो है इसमें जो है हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु तीन एल्किल समूहों से यानी CH3 से प्रत्यक्षतः जुड़ा होता है। तीन एल्किल समूहों से। याद रखिएगा, ये जो थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप याद रखें या ना रखें, सूत्र और थ्योरी याद रखिएगा। एल्कोहल के गुणधर्म क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। देखिए, अन्य हाइड्रोकार्बन्स के तुलना में एल्कोहल यौगिकों का क्वथनांक उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। सामान्यतः यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, अन्य हाइड्रोकार्बन्स के तुलना में एल्कोहल यौगिकों का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उच्च होता है। यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण जल में विलय होते हैं, परंतु इसमें उपस्थित एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर इसकी जल में विलयता में कमी आ जाती है। प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय और तृतीय एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। जो प्राइमरी एल्कोहल है ये सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। याद रखिएगा, किसी ऑक्सीकारक अभिकर्ता की उपस्थिति में एल्कोहल एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का निर्माण करते हैं। पुनः इन यौगिकों का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। प्रोटीन अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। इसकी उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है और यह एल्कीन का निर्माण करता है। एल्कीन का एल्कोहल के उपयोग क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल यौगिक का जो उपयोग है, एल्कोहल यौगिकों का उपयोग विभिन्न पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है जिनमें 3 से 60% एल्कोहल की मात्रा होती है। तो पेय पदार्थों में एल्कोहल का प्रयोग होता है जिनमें 3 से 60% तक जो है एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। एथेनॉल, एथेनॉल का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। मेथनॉल जैसे कुछ एल्कोहल का उपयोग आंतरिक दहन इंजनों के रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। अत्यंत ठंडे प्रदेशों में जल को शीघ्र जमने से रोकने के लिए हिमीकरण रोधी अभिकर्ता एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल युक्त पेय, एल्कोहल युक्त पेय। देखिए, एल्कोहल युक्त पेयों का मुख्य घटक एथिल एल्कोहल है। ये पेय किण्वित द्रव फर्मेंटेड लीकर होते हैं जिनका निर्माण गन्ना, जौ, मक्का, चावल, अंगूर, सेव, अन्य फलों के किण्वन से किया जाता है। एल्कोहल युक्त पेयों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 2 वर्ग क्या है? एल्कोहल पेय के जो प्रकार है, पहला है किण्वित पेय, फर्मेंटेड बेवरेज। तो किण्वित पेय, फर्मेंटेड बेवरेज, इन पेयों का निर्माण जो है, याद रखिएगा, इन पेयों का निर्माण फलों अथवा अनाजों के किण्वन के द्वारा किया जाता है। जो किण्वित पेय हैं, फर्मेंटेड जो बेवरेज हैं, इन पेयों का निर्माण कैसे होता है? फलों और अनाजों के किण्वन से। इस प्रक्रिया में जो शुगर होता है, शर्करा होता है, इसको ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किण्वित पेयों में अल्कोहल की मात्रा 4 से 25% तक पाई जाती है। आश्रित पेय क्या है? आश्रित पेयों को एस्पिरिट्स भी कहा जाता है। इनका निर्माण फल अनाजों के किण्वन से प्राप्त एथिल एल्कोहल के आसवन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में किण्वन से प्राप्त द्रव को उबाला जाता है तथा संघनन के द्वारा उसकी वाष्प को एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद है फोर्टिफाइड एल्कोहलिक पेय। कुछ एल्कोहलिक जो पेय हैं, कुछ एल्कोहलिक पेयों में एल्कोहल की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है किण्वन और आसवन के पश्चात प्राप्त द्रव में अतिरिक्त एल्कोहल मिला दिया जाता है। इन पेयों को फोर्टिफाइड एल्कोहलिक पेय कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद है फिनॉल। फिनॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छा यहां पे जो है कुछ इंफॉर्मेशन इधर छूट रहा है। जैसे उदाहरण क्या है, यहां पे मैं एक बार पूरी तरह से फुल साइज कर देता हूं ताकि आप ओवरव्यू एक साथ ले सकें। जो किण्वित पेय हैं इनके जो उदाहरण है, बियर होता है, शैंपेन होता है, वाइन होता है, पोर्ट और शेरी होता है। और निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं, यानी इन्हें इन पेय पदार्थों के बनाने के लिए जो उपयुक्त कच्चे पदार्थ होते हैं, जो अंगूर, सेव, बेरी, अंगूर। देखिए पूछा जाता है बियर का निर्माण किससे होता है, तो जौ से होता है। शैंपेन का निर्माण अंगूर से होता है। वाइन का अंगूर, सेव, बेरी से होता है। और जो आपका पोर्ट और शेरी है इसका निर्माण अंगूर से होता है। तो किण्वित पेय कौन कौन से हैं याद रखिएगा। आश्रित पेय के जो उदाहरण है, जीन है, जीन का निर्माण जो होता है मक्का से होता है। ओडका का निर्माण मक्का, गेहूं, चावल से होता है। ब्रांडी का अंगूर और सेव से होता है। विस्की का सीरा, जौ, मक्का से होता है। और रम का गन्ना से होता है। तो याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद है फिनॉल। फिनॉल क्या है? फिनॉल वे एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जिनमें एक बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह है क्या होता है, जुड़ा होता है किससे? बेंजीन वलय से। फिनॉल यौगिक एल्कोहल से ये भिन्न होते हैं। फिनॉल यौगिक एल्कोहल से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें OH समूह कार्बन परमाणु से न जुड़कर बेंजीन वलय के किसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे अणुसूत्र C6H5OH से प्रदर्शित किया जाता है। फिनॉल के उपयोग क्या है? तो फिनॉल औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका उपयोग प्लास्टिक के संश्लेषण में पॉलिक कार्बोनेट्स, बैकेलाइट, पिक्रिक अम्ल, नायलॉन, अपमार्जकों और अनेक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। कीटोन क्या है? कीटोन ऐसे कार्बनिक यौगिकों का वर्ग है जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इन यौगिकों में कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी द्विआबंध के द्वारा जो है जुड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कीटोन क्या है? तो कीटोन ऐसे कार्बनिक यौगिक का वर्ग है जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इन यौगिकों में कम से कम एक या एक से एक कह सकते हैं, कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी यानी कोवैलेंट डबल बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ा होता है। कीटोन यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र याद रखिएगा। कीटोन यौगिकों के जो उपयोग हैं, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन और एसीटोन प्रमुख कीटोन यौगिक हैं। ब्यूटेनॉन का जो है याद रखिएगा, इसका उपयोग पेंट, गोंद, सफाई अभिकर्मक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एसीटोन एक अच्छा विलायक है, सॉल्वेंट है, जिसका उपयोग प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों के निर्माण में नेल पेंट हटाने वाले द्रव नेल पेंट रिमूवर के रूप में इसका उपयोग, और गाढ़े पेंट को तरल करने में यानी जो पेंट गढ़ा हो जाता है इनको ढीला करने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड यौगिकों को सामान्य सूत्र CnH2nO से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटिल्डिहाइड इस समूह के प्रमुख यौगिक हैं। सूत्र क्या है आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड यौगिकों के जो उपयोग हैं याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आधारित रोल का उपयोग वस्त्र उद्योग में फिनिशर्स के रूप में जो है स्वचालित वाहनों के विभिन्न उपकरणों, इंजन ब्लॉक, ब्रेक शू, डोर पैनल आदि के निर्माण में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन का उपयोग विषसंक्रामक के रूप में और ऊतकों एवं कोशिकाओं की पुनर्स्थापना और संरक्षण में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कार्बोनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। देखिए, इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं से एक कार्बनिक जो समूह है
याद रखिएगा, इन यौगिकों में कार्बन परमाणु से एक कार्बनिक समूह या एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए इसी कारण इसे समग्र रूप से कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। इसे सामान्य जो इसके सामान्य सूत्र हैं CnH2nO2 से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका उपयोग देखिए फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल यह लाल चींटियों के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। उपयोग क्या है? चमड़े के शोधन और रंगाई में, ऊनी और सूती वस्त्रों की रंगाई में, रबर के स्कंदन में तथा जैविक ऑर्गेनिक लैक्टेक्स के निर्माण में, कृत्रिम सुगंध और इत्र निर्माण में इसका उपयोग होता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यह लाल चींटियों के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, यह सिरके में 4 से 6% जो है उपस्थित होता है। उपयोग क्या है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का? तो उपयोग है सिरका, अचार आदि के निर्माण में, रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में, फोटोग्राफी फिल्म के निर्माण में, पॉलीविनाइल एसीटेट और सेल्यूलोज एसीटेट आदि कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल या COOH। तो ऑक्जेलिक अम्ल अथवा यह एक अपचायक अभिकर्ता, यह विभिन्न वनस्पतियों में पोटेशियम लवण के रूप में पाया जाता है। उपयोग क्या है ऑक्जेलिक अम्ल का? वस्त्रों की रंगाई में, चमड़े और पल्प वुड के, जो पल्प वुड होते हैं, लकड़ी होते हैं, इनके ब्लीचिंग में विरंजक के रूप में इनका उपयोग, जंग को हटाने में, जो जंग लग जाते हैं, रस्ट लग जाते हैं, इनको हटाने में, रिमूव करने में, खनिजों की सफाई में, पॉलिश में, स्याही, फॉर्मिक अम्ल आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और फेरस ऑक्जेलेट के रूप में इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फेरस ऑक्जेलेट याद रखिएगा। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों से उत्पादित किया जाता है। यह मुख्यतः दूध और दूध निर्मित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह कुछ समय के पश्चात दूध को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का एकत्रण होने के जो मानव पेशियां हैं, मानव शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होने के कारण, एकत्र होने के कारण थकान का अनुभव होता है। तो मांसपेशियों में थकावट अनुभव क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। इसका उपयोग क्या है? तो कॉस्मेटिक, दही, अचार, चीज आदि के निर्माण में, पनीर जो चीज है, चीज के निर्माण में और सौंदर्य प्रसाधन में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल इसका उपयोग याद रखिएगा। और इसका उपयोग चमड़े की रंगाई में भी और औषधि निर्माण में भी होता है लैक्टिक अम्ल का। इसके बाद सिट्रिक अम्ल, यह खट्टे फलों जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, जामुन आदि में पाया जाता है। उपयोग क्या है? भोजन और पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए भी इसका उपयोग होता है और जल शोधन में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एस्टर। एस्टर क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एस्टर समूह के यौगिकों में देखिए सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड प्रक्रियात्मक समूह पाया जाता है। एस्टर यौगिक सामान्यतः जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल की अभिक्रिया, एस्टरीकरण या एस्ट्रिफिकेशन से प्राप्त होते हैं। इन्हें सामान्य सूत्र CnH2nO2 से प्रदर्शित किया जाता है। एथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट, एथिल एथेनोएट आदि प्रमुख एस्टर यौगिक हैं। ठीक है, ईथर क्या है? ईथर ऐसे कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनमें एक ईथर समूह उपस्थित होता है, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल अथवा एरिल समूहों से जुड़ा होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूहों से यह जुड़ा होता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक समान समूह हो तो उसे समामित, क्या कहते हैं, समामित ईथर कहा जाता है। और यदि भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों तो इन्हें असम्मित ईथर कहा जाता है। ईथर समूह को सामान्य सूत्र CnH2n+2O से जो है प्रदर्शित किया जाता है, जहां R जो है एल्किलिक समूह है, R1 जो है एरिल समूह है। और देखिए प्रमुख यौगिक और उपयोग, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, मेथॉक्सी इथेन
आदि प्रमुख ईथर यौगिक हैं। डाई मेथिल ईथर का उपयोग प्रयोगशाला में निम्न तापीय विलायक के रूप में, निष्कर्षण अभिकर्ता के रूप में किया जाता है, एक्सट्रैक्शन एजेंट के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग निम्न तापीय विलायक तथा निष्कर्षण अभिकर्ता के रूप में होता है। डाई एथिल ईथर का प्रयोग निश्चेतक यानी किसमें, निश्चेतक एंथेस्टिक के रूप में किया जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो निश्चेतक के रूप में जो है इसका उपयोग होता है। देखिए, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, महत्वपूर्ण तथ्य और उपयोग जो है दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ प्रोनाउंसिएशन मतलब कि मिसिंग हो जाता है, तो डोंट माइंड, माफ कीजिएगा। आप जो है एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। मैं हर बार यही कहता हूं कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कहीं जो है जो चीजें मिसिंग होती है, आप पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, वहां भी पढ़िए, आपका रिवीजन बहुत पुख्ता होता जाएगा। तो देखिए, जैसे ग्लूकोज है, इसका सूत्र याद रखिएगा। कभी कभार यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ग्लूकोज जो है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। देखिए, यह जो है ग्लूकोज जो है, यह कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसे साधारण शर्करा एवं डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसे साधारण शर्करा एवं डेक्सट्रोज कहा जाता है। उपयोग क्या है, तो ग्लूकोज का उपयोग शराब निर्माण में, मिठाई और फलों के रस के परीक्षण में और औषधि निर्माण में। यूरिया NH2CONH2 होता है। यूरिया, देखिए, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। कार्बामाइड यह प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के उपापचय में जो है मेटाबॉलिज्म में यूरिया की प्रमुख भूमिका होती है। उपयोग क्या है यूरिया का, तो नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी, फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में, यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक के निर्माण में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म सूत्र है CHCl3। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन मधुर सुगंध वाला गाढ़ा द्रव है। यह जो है प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिएगा, फास्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। उपयोग क्या है, शल्य क्रिया के दौरान रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में, एंथेसिया के रूप में, वसा तेल, रबड़, मोम, राल आदि के विलायक के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये मानव निर्मित कार्बन यौगिक हैं जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की उपस्थिति होती है। इसीलिए इन्हें CFCs कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। इन्हें फ्रेयॉन्स भी कहा जाता है। ये यौगिक अविषाक्त और अज्वलनशील होते हैं। CFC ओजोन परत का क्षरण करते हैं और हरित गृह प्रभाव को बढ़ाते हैं। उपयोग क्या है इनका, तो CFC का उपयोग AC में, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, और ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में, चिकनाई कम करने के लिए विलायक के रूप में, और एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी जो है CFC का उपयोग होता है। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है यह एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो रंगहीन और ज्वलनशील होता है। इसका उपयोग जो होता है क्लोरोबेंजीन का DDT नामक कीटनाशक, अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नाइट्रोबेंजीन क्या है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। नाइट्रोबेंजीन यह हल्के पीले रंग का बादाम जैसी गंध वाला तेल है जिसे मिरबेन का तेल भी कहा जाता है। यह बेंजीन से एनिलीन के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। बेंजीन से एनिलीन के निर्माण के प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोबेंजीन का जो है निर्माण होता है। उपयोग क्या है, तो एनिलीन एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB नामक विस्फोटक के निर्माण में, और विभिन्न प्रकार की पॉलिश और रंग साबुनों के निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का उपयोग किया जाता है।
डाइक्लोरोमेथेन क्या है? तो डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 होता है। यह एक रंगहीन, वाष्पशील और मधुर गंध वाला द्रव है। यह जल में क्या होता है? अविलय, परंतु अनेक कार्बनिक विलायकों में यह विलय है। इसका उपयोग विलायक के रूप में, किसी सतह से पेंट हटाने में, चाय और कॉफी से कैफीन हटाने में, एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक गैस, यह एक रंगहीन, विषाक्त और ज्वलनशील द्रव है। इसके संपर्क में आने से आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्या, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 ईस्वी में। इसमें यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिक गैस के रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ था? किस कारण? तो मिक गैस के रिसाव के कारण हुई थी यह भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में। उपयोग क्या है? कार्बोमेट कीटनाशकों के निर्माण में यह एक मध्यवर्ती उत्पाद है। रबड़ और गोंद के निर्माण में भी मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक गैस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद है टीयर गैस। देखिए, इसे लैक्रीमेटर भी कहा जाता है। लैक्रीमेटर, देखिए आंसू गैस के विभिन्न प्रकार हैं। CS होता है, CN होता है, OS होता है। तो क्लोरोबेंजोल, मालोनाइट्राइल, क्लोरो एसिटोफिनोन और जो तीसरा है OS, यह मिर्च पाउडर जो होता है इससे तैयार की जाती है। इसका उपयोग क्या है? पुलिस के द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S या मस्टर्ड, सल्फर मस्टर्ड भी इसे कहते हैं। तो मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड, इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड तथा एथिलीन की अभिक्रिया से होता है। यह अत्यंत विषाक्त गैस है, जिससे सरसों जैसी गंध आती है। त्वचा से संपर्क होने पर यह गैस जो है फफोले उत्पन्न करती है। उपयोग क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड का उपयोग किया गया था। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा गया है। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और रवेदार रसायन है। ठीक है। और इसके कीटनाशक गुण की खोज 1939 में पॉल हरमैन मूलर ने की थी। किसने? पॉल हरमैन मूलर ने 1939 में। ठीक है। कीटों के विरुद्ध संपर्क रसायन के रूप में DDT की क्षमता की खोज के लिए जो है मूलर को 1948 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, DDT की क्षमता की खोज के लिए मूलर को 1948 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। DDT का जो उपयोग है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया और टाइफस रोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया था। कृषि में कीटनाशकों के रूप में भी इसका उपयोग होता है, परंतु पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण इसमें कमी की जा रही है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन, इसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। यह प्राकृतिक रूप से विलो नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। उपयोग क्या है? इसका उपयोग ज्वर यानी फीवर, पेन और जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरोट्रोपिन C6H12N4, इसका रासायनिक नाम हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन या मेथेन एमीन है। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण, याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के अभिक्रिया से किया जाता है। उपयोग क्या है? तो मुख्य उपयोग याद रखिएगा, फिनोलिक रोल के निर्माण में मूत्र मार्ग होता है, जो यूरिन वे होता है, मूत्र मार्ग, इसमें संक्रमण से संबंधित औषधियों के निर्माण में इसका यूरोट्रोपिन का जो उपयोग है किया जाता है। तो याद रखिएगा, यूरोट्रोपिन का उपयोग फिनोलिक रोल इसके निर्माण में और मूत्र मार्ग में संक्रमण से संबंधित औषधियों के निर्माण में। नेफ्थेलिन क्या है? देखिए C10H8 नेफ्थेलिन, यह श्वेत रवेदार ठोस है जो सबसे सरल बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यह मुख्यतः
कोलतार या कोल्टार से प्राप्त किया जाता है। उपयोग क्या है? कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के रूप में, आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने और प्लास्टिक, रोल या रंगों के निर्माण में नेफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स, इसका सूत्र होता है C3H6N6O6 आरडीएक्स। इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामाइन। आरडीएक्स का जो रासायनिक नाम है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामाइन या साइक्लोनाइट। सर्वप्रथम इसका निर्माण देखिए 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा, ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा किया गया था। आरडीएक्स अत्यधिक विनाशकारी विस्फोटक है। इसका खोजकर्ता का नाम जो आरडीएक्स है, इसके खोजकर्ता का नाम और इसका रासायनिक जो नाम है, जिसे जो साइक्लोनाइट भी कहते हैं या साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामाइन, इसका नाम याद रखिएगा। इसका उपयोग क्या है आरडीएक्स का? तो द्वितीय विश्व युद्ध में विस्फोटक के रूप में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। वर्तमान समय में भी यह प्रमुख विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटाइलुइन यह पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सर्वप्रथम जूलियस विल्ब्रांड, जर्मनी के रहने वाले थे, इनके द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। इसके विस्फोटक गुण की खोज 1891 ईस्वी में कार्ल हॉशरमैन के द्वारा की गई थी। कार्ल हॉशरमैन के द्वारा। उपयोग क्या है? तो सैन्य उद्देश्यों, औद्योगिक क्षेत्र में खनन के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में टीएनटी का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, पहला है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन, याद रखिएगा। एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 बार रिवीजन जरूर करिएगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेथिल एल्कोहल का। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? लकड़ी स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट। तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, गन्ना से। 6 नंबर है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल। 7 नंबर है, संशोधित स्पिरिट होती है। संशोधित स्पिरिट होती है 95% इथाइल एल्कोहल, 95% इथाइल एल्कोहल संशोधित स्पिरिट होती है। 8 नंबर है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटी फ्रीजिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। याद रखिएगा, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से टीयर गैस का घटक कौन सा है? टीयर गैस। तो याद रखिएगा, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है टीयर गैस का घटक है, क्लोरोपिक्रीन। और 10 नंबर है, बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? बेकेलाइट बताइए किन पदार्थों के संघनन से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो जो ऑप्शन है देख लेते हैं, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 11 नंबर है, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? चींटी में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो फॉर्मिक अम्ल। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो सफेद सिरका में एथेनोइक एसिड पाया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से
जो दौड़ने वाले होते हैं, तो किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? देखिए, मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो मांसपेशियों में तनाव, दर्द का अनुभव होता है। तो याद रखिएगा। 15 नंबर है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? लैक्टिक एसिड का। 16 नंबर है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड। किसकी उपस्थिति के कारण? साइट्रिक एसिड के कारण। खट्टे फलों में क्या होता है? खट्टे फलों में या रसदार फलों में होता है सिट्रिक अम्ल। रसदार यानी खट्टे फल। और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो नाम है टार्टरिक एसिड। याद रखिएगा, टार्टरिक एसिड। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी। और 21 नंबर में आपको सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो फॉर्मिक अम्ल है, बताइए फॉर्मिक अम्ल का जो स्रोत है वह है चींटियां। सिट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो सिट्रिक अम्ल का जो स्रोत है नींबू। और टार्टरिक अम्ल किसमें मिलता है? इमली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ अम्ल, दूसरी तरफ स्रोत का नाम दिया गया है। तो बताइए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत है वो क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का स्रोत है खट्टा दही। टार्टरिक अम्ल आपको पता ही है। टार्टरिक अम्ल कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो टार्टरिक अम्ल किस में मिलता है? इमली में। और सॉरी, टार्टरिक अम्ल इमली। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका जो स्रोत है क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और सिट्रिक अम्ल जो है ये किस में मिलता है? सिट्रिक अम्ल। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा सिट्रिक अम्ल जो है नारंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे देखिए 3 है, 3 की जगह पे 2 होगा। 23 नंबर, नाखून पॉलिश परिमार्जक। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, इसका उपयोग जो होता है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो एसीटोन। याद रखिएगा, जो नेल पॉलिश को, जो नेल को कलर किया जाता है, इनको मतलब रिमूव करने के लिए पॉलिश को जिसका उपयोग होता है उसको बोलते हैं एसीटोन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी था। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो फिनॉल। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है? डीडीटी के संबंध में जो सत्य है क्या है? यह एक संपर्क कीटनाशक है। क्या है? यह एक संपर्क कीटनाशक है। डी जो है डीडीटी के संबंध में सत्य कथन है। 28 नंबर है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है क्या नाम है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में या परिरक्षण या प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। ट्राई नाइट्रोटाइलुइन यानी टीएनटी क्या है? टीएनटी एक विस्फोटक है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
और 31 है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस। 32 है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग वातानुकूलन और प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग वातानुकूलन और प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 33, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का व्यापक रूप में किसका मतलब व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। 34 नंबर है, कार्बोनिक जो यौगिक है इनमें उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह निर्धारित करता है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह निर्धारित करता है यौगिक के रासायनिक गुण और यौगिकों का रासायनिक नाम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मानव जीवन में रसायन के बारे में यानी केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को PDF जरूरत है आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण सूचना, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। क्विज ग्रुप में हम लोग देखिए जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, क्विज करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं जो इसमें हम लोगों ने छोड़ा था, तो आप लोग जो है इसको जो छोड़ा गया था, स्किप किया गया था, उसको एक दो बार आप ओवरव्यू ले लीजिएगा, मतलब कि आप सरसरी निगाहों से उसे एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा मानव जीवन में रसायन। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया आप बिल्कुल दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।